गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। और ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आप कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्जाम उठा करके देखोगे, चाहे वो हर साल जेट का पेपर ले लो, चाहे सीयूईटी का पेपर ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर ले लो, कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में इन शब्दों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जेट, सीयूईटी और एग्रीकल्चर के विभिन्न एग्जामों से संबंधित विभिन्न सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मिलने वाला है। सारे स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए, पलेवा और पलवार, अब दोनों में क्या अंतर होता है थोड़ा सा समझ लेना। जैसे मैं बात करूं, पलेवा क्या होता है? पलेवा तो होता है जब हम मृदा की क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मृदा तैयार करते हैं फसल के लिए। उस मृदा तैयार करते समय क्या दिया जाता है? खेत में पानी दिया जाता है। मृदा तैयार करते समय खेत में क्या देते हैं? पानी देते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहता है पलेवा करना। ठीक है। दूसरा पलवार क्या होती है? पलवार होती है मृदा की सतह को ढकना। क्या होता है? मृदा की जो ऊपरी सतह है, मृदा सतह को ढकना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पलवार। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जनरली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे ही कि मृदा तैयार करते समय सिंचाई करना कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? पलेवा। दूसरा, मृदा की ऊपरी सतह को फसल अवशेष एवं पॉलीथीन के द्वारा ढकना क्या कहलाता है? वो कहलाता है पलवार। नेक्स्ट में अगर बात करूं सीड कॉटन और कॉटन सीड, ये काफी मोस्ट है। सीड कॉटन की अगर मैं बात करूं, सीड कॉटन क्या होता है? सीड कॉटन होता है रेशा प्लस बीज। क्या होता है? रेशा प्लस बीज। तो रेशा प्लस बीज को कपास में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सीड कॉटन। एक अगर मैं बात करूं केवल बीज को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं केवल बीज, तो केवल बीज को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉटन सीड। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कपास में केवल बीज को कहा जाता है, तो कॉटन सीड। कपास में रेशा और बीज को सम्मिलित रूप से कहते हैं, तो रेशा और बीज को क्या कहा जाता है? सीड कॉटन कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं उनालू, उनालू की अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी भाषा में जो रबी फसलें हैं, क्या है? रबी फसलें, उनको क्या कहा जाता है? उनालू कहा जाता है। स्यालू की अगर बात करूं तो राजस्थानी भाषा में जो खरीफ फसलें होती हैं, खरीफ फसलें, उनको क्या कहते हैं? उनको स्यालू या सावनू कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थानी भाषा में रबी फसलों को कहा जाता है, तो रबी फसलों को उनालू कहेंगे। और अगर मैं बात करूं खरीफ फसलों की, तो खरीफ फसलों को क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा स्यालू या सावनू। क्या कहा जाएगा? स्यालू या सावनू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो में बार बार एग्जाम में आते हैं और जिनको हम बहुत ज्यादा डाउटफुल होने के कारण छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट और भी क्वेश्चन हैं। जैसे मैं बात करूं, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, अगला क्या है? अगला स्टूडेंट्स इंडियन ब्लैकबेरी और इंडियन गूजबेरी, दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। अगर मैं इंडियन ब्लैकबेरी की बात करूं तो इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहा जाता है? इंडियन ब्लैकबेरी हम कहते हैं जामुन को। जामुन को क्या कहा जाता है? इंडियन ब्लैकबेरी। दूसरा मैं अगर बात करूं जो आंवला है स्टूडेंट्स, आंवला, आंवला को क्या कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है इंडियन गूजबेरी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस फल को इंडियन गूजबेरी कहते हैं, किस फल को इंडियन ब्लैकबेरी कहा जाता है। तो दोनों का आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर बात करूं आगे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा होगा, वहां ये दोनों आते हैं। अगर मैं नाइट्रोसोमोनास की बात करूं तो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? जो अमोनिया है, नाइट्रोसोमोनास क्या कार्य करेगा? मिट्टी में जो अमोनिया है उस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का कार्य करता है। अमोनिया को किस में बदलता है? नाइट्राइट में बदलने का कार्य करता है। दूसरा मैं अगर बात करूं नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, तो ये जो नाइट्राइट है, क्या है? नाइट्राइट, इस नाइट्राइट को किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्राइट को किस में बदलेगा? नाइट्रेट में बदलेगा। अब स्टूडेंट्स आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा गौर करना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का कार्य कौन करता है? तो जब मैं अमोनिया को नाइट्राइट की बात करूं तो कौन बदलेगा? नाइट्रोसोमोनास बदलेगा। दूसरी में अगर बात करूं नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कार्य कौन करता है, तो ये कौन करता है? ये नाइट्रोबैक्टर करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन दोनों में से पूछे गए। नेक्स्ट में बात करूं सोयाबीन दलहन और सोयाबीन तिलहन। यहां से आपको पूछा जाता है कि जब सोयाबीन का हम दलहन के रूप में उपयोग करते हैं तो प्रोटीन कितनी होती है? दलहन के रूप में मुख्य चीज क्या है? प्रोटीन है।
आपसे यहाँ प्रोटीन पूछी जाएगी तो प्रोटीन कितनी पाई जाती है इसमें, अगर मैं सोयाबीन में प्रोटीन की बात करूं तो कितनी होती है 40 से लेकर के 42% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। दूसरी में बात करूं जो हम तिलहन के रूप में उपयोग करते हैं तो क्या पूछा जाएगा, तेल की मात्रा पूछी जाएगी, तेल कितना पाया जाता है। अगर मैं तेल की बात करूं तो कितना होता है इसमें, लगभग 20% इसमें तेल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दलहन में सोयाबीन जब दलहन के रूप में उपयोगी होती है तो प्रोटीन कितनी होगी 40 से 42%। अगर हमें सोयाबीन में तेलहन या तेल की बात करें तो कितनी होती है 20% होती है। आगे और चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। आगे और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमें लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सदाबहार, और जो कई बार पूछा गया है आप लोगों को। अगर मैं किसकी बात करूं, सदाबहार की बात करूं, सदाबहार क्या है, सदाबहार, सदाबहार क्या होता है, सदाबहार ऐसे पादप होते हैं जिनका रोपण कब होता है, जुलाई माह में। वे पादप जिनका रोपण कब होगा, जुलाई माह में होगा। जुलाई माह में क्या होता है, इनका रोपण होता है। आपसे प्रश्न में ऐसे ही पूछा था कि सदाबहार पादपों का रोपण कब किया जाता है, तो जुलाई माह में जिन पादपों का रोपण होगा वो क्या कहलाएंगे, सदाबहार। दूसरी में अगर बात करूं, जो पौधे जनवरी माह में लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, जनवरी या फरवरी में लगाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पतझड़ी पादप। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे जनरली क्वेश्चन पूछाएगा पतझड़ी पादपों का रोपण कब होगा, तो जनवरी फरवरी में। सदाबहार पादपों का रोपण कब होगा, तो जुलाई माह में होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग, प्रूनिंग को हम कहते हैं काट छांट। क्या कहता है, काट छांट। ये कब की जाती है, प्रूनिंग की क्रिया हर वर्ष की जाती है। प्रूनिंग की क्रिया कब की जाती है, हर वर्ष की जाती है। एक आता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं, सदाई। ट्रेनिंग को क्या कहता है, सदाई। इसकी अगर हम बात करें कब की जाती है, पौधों में छोटी अवस्था में की जाती है। ये कब की जाती है, पादपों में छोटी अवस्था में की जाती है। ठीक है, प्रूनिंग क्या है, पादपों की जो रोगग्रस्त शाखाएं हैं या पादप की जो कमजोर शाखाएं हैं या पादप की ऐसी शाखा जो एक दूसरे के ऊपर काटती हैं, उनको काटना क्या कहलाता है, प्रूनिंग। और जो पौधे को छोटी अवस्था में उचित आकार देने के लिए कटाई छटाई की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। दोनों से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछा निम्न में से पादपों में छोटी अवस्था में होने वाली क्रिया है तो क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। पादपों में प्रतिवर्ष होने वाली क्रिया है तो प्रूनिंग है। पादपों को उचित आकार देने के लिए की जाने वाली क्रिया है तो कौन सी होगी, सदाई होगी। ठीक है, रोगग्रस्त शाखाओं को काटना क्या कहलाता है, तो वो प्रूनिंग कहलाता है। कई तरह से यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला स्टूडेंट्स, तो अगला पॉइंट है विनिंग और सकलिंग। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अगर मैं विनिंग की बात करूं तो जब हम पशुपालन पढ़ते हैं तो बछड़े को मां से अलग पालना, बछड़े को मां से अलग पालना क्या कहलाता है, अलग पालना तो कहलाता है विनिंग। ठीक है, बछड़े को मां से अलग पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। सकलिंग क्या होती है, बछड़े को मां के साथ पालना, बछड़े को मां के साथ पालना, मां के साथ पालना। यानी जो हमारे पशु बच्चे देते हैं, अगर हम बच्चे को पशु के साथ में पालते हैं तो क्या होगा, सकलिंग, और अलग पालते हैं तो क्या होगा, विनिंग होगा। यहां से आपको प्रश्न भी पूछ रहा है कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वो है आपकी विनिंग विधि। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बछड़े को मां से अलग पालना कहलाता है, मां से अलग पालना विनिंग होगा और मां के साथ पालना क्या होगा, वो होगा सकलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा। आगे अगर मैं अगले पॉइंट पर बात करूं तो आगे और भी है कुछ इंपोर्टेंट जो आपसे पूछे आते हैं और इनमें से मेरे हिसाब से 100% एक क्वेश्चन हर साल आता है। चलिए आगे कुछ इंपोर्टेंट से हैं, ये सारे ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूं फलों का राजा, तो फलों का राजा हम किसको कहते हैं, आपको पता है, आम। फलों का राजा क्या है, फलों का राजा तो है आम। दूसरी अगर मैं बात करूं शुष्क फलों का राजा, अब सूखे फलों का राजा कौन है, वो है बेर। शुष्क फलों का राजा कौन है, तो वो है बेर। लेकिन मैं और भी नेक्स्ट बात करूं स्टूडेंट्स, शीतोष्ण फलों का राजा, अगर मैं शीतोष्ण फलों के राजा की बात करूं तो वो कौन है, शीतोष्ण फलों का राजा, ये एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, वो कौन है, वो है सेब। शीतोष्ण फलों का राजा कौन है, सेब है। नेक्स्ट में बात करूं गरीब का फल, गरीब का फल कौन है, वो है बेर। नेक्स्ट में आगे और भी बात करूं, गरीब का सेब किसको कहा जाता है, तो बेर को ही कहा जाता है, बेर। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं उष्ण जलवायु का सेब, तो ये किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं अमरूद को। उष्ण जलवायु का सेब किसको कहा जाता है, तो अमरूद को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूं गरीब का बादाम किसको कहते हैं, तो आपको पता है मूंगफली को कहते हैं, मूंगफली। मूंगफली को क्या कहा जाता है, गरीब का बादाम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूं गरीब का अनाज किसे कहते हैं, तो गरीब का अनाज कहा जाता है बाजरा को। गरीब का अनाज कौन सा है, ये है बाजरा। नेक्स्ट में अगर बात करूं गरीब आदमी की सब्जी, तो गरीब आदमी की सब्जी क्या है, वो है आलू।
आलू क्या स्टूडेंट्स, आलू है गरीब आदमी की सब्जी। यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछाएगा, फलों का राजा कौन है, तो आम है। शुष्क फलों का राजा कौन है, बेर है। शीतोष्ण फलों का राजा कौन है, तो सेब है। गरीब का फल कौन है, तो बेर है। गरीब का सेब कौन है, तो बेर है। उष्ण जलवायु का सेब कौन है, अमरूद है। गरीब का बादाम का क्या है, मूंगफली है। गरीब का भोजन क्या है, गरीब का भोजन या गरीब का अनाज बाजरा है। आगे अगर मैं बात करूं, गरीब की सब्जी क्या है, आलू है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये नीचे वाला गरीब आदमी का सेब, ये वाला कई जगह आपको अमरूद मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, सेब है। कई किताबों में, कई गाइड में मैंने पढ़ा है, ये क्या लिखा हुआ है, अमरूद लिखा हुआ है, वो गलत है। राइट आंसर क्या है यहाँ, गरीब आदमी का सेब अगर पूछा जाए तो कौन होगा, बेर होगा। ठीक है, आगे अगर मैं और भी बात करूं स्टूडेंट्स, कुछ इंपोर्टेंट्स और हैं हमारे जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ भी लिए हैं, आपको पता भी चला होगा। जैसे सबसे पहले बात करूं काशी सिंदूरी, ध्यान रखना जो काशी सिंदूरी किस्म है वो किसकी है, वो मिर्च की है। स्टूडेंट्स काशी सिंदूरी किस्म है वो किसकी है, ये तो मिर्च की है। काशी सिंदूरी किस्म किसकी है, मिर्च की है। दूसरी अगर मैं बात करूं कुफरी सिंदूरी, ये किसकी है, आलू की है। जिस किस्म के आगे कुफरी लगा हुआ हो वो किसकी होगी, आलू की होगी। जैसे बात करूं कुफरी सिंदूरी है, कुफरी चमत्कार है, कुफरी चंद्रमुखी है, ये सारी किसकी है, आलू की है। एक है भगवा सिंदूरी, और भगवा सिंदूरी किसकी है, ये अनार की है। भगवा सिंदूरी किसकी है, अनार की है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काशी सिंदूरी मिर्च की हो गई, कुफरी सिंदूरी आलू की हो गई, भगवा सिंदूरी अनार की हो गई। उसके बाद में अगर बात करूं रेगोलित और रेगोसोल, ये काफी इंपोर्टेंट है। रेगोलित क्या होता है, रेगोलित होता है मृदा का मूल पदार्थ, मृदा का मूल पदार्थ। मृदा का मूल पदार्थ क्या कहलाता है, मूल पदार्थ कहलाता है रेगोलित। इसको हम क्या कह देते हैं, मृदा पैतृक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा का पैतृक पदार्थ। मृदा का पैतृक पदार्थ या मृदा का मूल पदार्थ जिससे मृदा का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेगोलित कहते हैं। दूसरा क्या है, रेगोसोल। रेगोसोल क्या होते हैं, मृदा के अविभाजित संस्तर। क्या होते हैं, मृदा के अविभाजित संस्तर। आप लोगों ने पढ़ा होगा मृदा में कितने संस्तर पाए जाते हैं, मृदा में ओ, ए, बी और सी या आर संस्तर पाए जाते हैं। इन संस्तरों को अविभाजित रूप से क्या कहा जाता है, अविभाजित रूप से इनको कहा जाता है रेगोसोल। रेगोलित क्या है, मृदा निर्माण में मूल पदार्थ को रेगोलित कहते हैं, और अविभाजित संस्तरों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है स्टूडेंट्स रेगोसोल। ये सारे थे आपके कंफ्यूजन वर्ड जो आपसे एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। मैं 100% दावा कर सकता हूं कि आपको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेट हो चाहे स्वीट हो, हर बार आपको इस पीडीएफ में जो भी मैंने बताया है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से आपको क्लियर भी हुआ होगा, वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।